नमस्कार दोस्तों। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नरेंद्र सिजवाली मौजूद हैं, जो कि मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में। और सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद मैम। जी जी। अभी इस बार आप काफ़ी समय के बाद सर आ रहे हैं जी तो नहीं तो लगातार बहुत अच्छी अच्छी वार्ताएं सर ने रेडियो में आप सब लोगों तक पहुंचाई हैं। तो आज भी हम जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही समसामयिक मुद्दा भी है। आपने हाल ही में सुना होगा, जो हमारे तमाम कुमाऊं प्रेमी हैं, कुमाऊं गीतों के प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, कि इंदर आर्या जी का एक गाना जो है वो यूट्यूब ने उसको बैन कर दिया है या उसको डिलीट कर दिया है। तो काफ़ी लोग सकते में हैं, सदमे में हैं कि इतना पॉपुलर गाना था। तो तो बौद्धिक संपदा के जो इश्यूज हैं, कॉपीराइट के जो मुद्दे हैं, उस पर भी हमें जानना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मुद्दे पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमें बताएं कि शुरुआत अगर बेसिक समझना चाहें कि बौद्धिक संपदा आखिर होती क्या है। हाँ मैम, ऐसा है। संपदाएं जो हम लोग आम आदमी समझता है वो भौतिक संपत्ति को संपत्ति मानता है। मतलब आपका मकान आपकी संपत्ति है, आपका बैंक बैलेंस, आपके पास कोई कार या गाड़ियां हैं, लोग इन्हें संपत्ति समझते हैं। हमसे पहले वाले दौर में लोग गाय भैंसे पालते थे, पशुपालन, तो गायों की संख्या भी संपत्ति हुआ करती थी, उससे पता लगता था। और आपने कई बार कृषि वाले क्षेत्र में जमींदारी जब सुना तो जमीन जिसकी ज्यादा हो, संपत्ति के मानक अलग अलग रहे। लेकिन मनुष्य ने जो भी तरक्की आज तक की है उसमें उसकी जो बुद्धि है उसका सबसे बड़ा प्रभाव रहा है। उसी वजह से मनुष्य प्रजाति बाकी प्रजातियों के मुकाबले आगे बढ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर बुद्धि का प्रयोग जब आप करते हैं और अपनी बुद्धि के आधार पर अगर आप संपत्ति का निर्माण भी करें, और ये तब ज्यादा हुआ जब बाजार व्यवस्था स्थापित हुई दुनिया में कि क्या बौद्धिक तौर पर भी कोई संपत्ति हो सकती है। तो उसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है, और आज की तारीख में तो बौद्धिक संपत्ति ही ज्यादा पावरफुल होते जा रही है। तो जो नाम से ही क्लियर है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो बौद्धिक संपत्ति है, जैसे आपने अपने मन से कुछ लिखा, कोई मौलिक कहानी लिखी, कोई लेख, कोई पेंटिंग बनाई, तो आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, यह आपकी बौद्धिक संपत्ति है। कोई आइडिया आया, और इसमें देखिए नॉर्मली इन्वेंशंस काफी ज्यादा आते हैं। कोई नया आइडिया, 1882 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। तो बल्ब अपने आप में, बल्ब में कई चीजें जुड़ी हैं, टेक्नोलॉजी भी जुड़ी है, विचार होगा, बल्ब का होगा, बल्ब का डिजाइन होगा, इस तरह से तो कई सारी तरह की बौद्धिक संपत्तियां उससे जुड़ी हैं। अब जब संपत्तियां रही होंगी तो जाहिर सी बात है संपत्तियों के विवाद भी होंगे, जैसे भौतिक संपदा के होते हैं। हाँ, सभी संपत्ति जहां जुड़ेगी और तो वहां विवाद होने ही होने हैं। और जब विवाद होंगे तो फिर सरकारों ने कुछ नियम बनाए जिसे बौद्धिक संपत्ति माना जाए, कब इसकी चोरी मानी जाए, कि इसकी चोरी को कैसे डिफाइन करें, और फिर जिसकी संपत्ति है उस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि बौद्धिक संपत्ति नाम की कोई चीज है जो वैचारिक तौर पर है। हाँ, उसकी वजह से भौतिक वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। मतलब आइडिया है मेरा, ये माइक जिसके सामने मैं बोल रहा हूँ, ये कैमरा जिसके सामने हम बोल रहे हैं, कभी एक विचार होंगे, और फिर विचार परिवर्तित हुए होंगे भौतिक वस्तुओं के तौर पर। तो जो विचार है वो बौद्धिक संपत्ति। इस धरती में जब से हम लोगों ने विकास करना शुरू किया, हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहे, तो इस तरह के इन्वेंशंस तो बहुत हुए होंगे, लेकिन बौद्धिक संपदा जैसी टर्मिनोलॉजी या जरूरत उस समय उसकी महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बाजार आया और बहुत सारी कंपनियों की होड़ आपस में हुई, हम ये कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, आपकी मेरी जब पिछली बातचीत हुई थी तो हमने अल्फ्रेड नोबेल पे बातचीत की थी और बताया था कि उनके ढेर सारे पेटेंट थे। पेटेंट भी एक तरह की बौद्धिक संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार पत्र है।
तो बौद्धिक संपत्तियां कई तरह की हैं। हाँ सर, वही मैं चाहती हूँ कि कितनी हाँ। तरह की होती है हाँ, बौद्धिक तो संपत्ति। मोटे तौर पर मैम हम इसको 7 कैटेगरीज में बांट लेते हैं अच्छा। बौद्धिक संपत्तियों को आज की तारीख में। हम्म, जैसे कॉपीराइट एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। हम्म, आप नाम से आपने देखा भी होगा, आप कोई भी किताब उठाइएगा और किताब का कवर हटाने के बाद पहला पेज आता है। पहले पेज के बाद जब उसे आगे मोड़ते हैं, पहले पन्ने को मोड़िए तो लेफ्ट साइड में आपने ज्यादातर कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो उसका एक कुछ निशान जैसा हाँ, होता है। कॉपीराइट का निशान होता है। लोगो। कॉपीराइट का मतलब ये है कि जो लेखक ने लिखा है वो उनकी लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। भाई अगर इससे फायदा ही कहीं हो रहा है इस लिखने से, जो लिखे गए विचार हैं, तो वो फायदा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने ये लिखा है। ये सोचा गया। आप एक बात सोचिए, आपने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, ठीक हो गया, बेहतरीन पुस्तक है, तो आप उम्मीद करेंगे कि किताबें बिकें, लोग पढ़ें और आर्थिक लाभ का एक हिस्सा आपको भी मिले। अगर ऐसा कोई अधिकार ना हो कॉपीराइट जैसा, तो क्या दिक्कत है? मैं खुलेआम उसको लिखूं आपकी किताब को और मैं बेचना शुरू कर दूं, फिर तीसरा भी शुरू कर दे, तो इससे दिक्कतें आएंगी। कई बार ये हो जाएगा कि कई जगह पर शोध परियोजनाओं के लिए रिसर्च में जो पैसा लगाते हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे सरकारें हो, कई बार उन्हें लगता है कि भाई कुछ तो लागत निकले और कुछ प्रॉफिट हो ताकि हम आगे भी इस गतिविधि को बढ़ाएं। तो एक पहलू ये है कि हाँ, प्रोत्साहन किसी भी रूप में हो, रिकॉग्निशन के तौर पर हो और आर्थिक तौर पर हो, तो उनके जिसने ये काम किया है उसके वो अधिकार बचे रहने चाहिए। तो इसीलिए कॉपीराइट एक नॉर्मली होता है जो 50 साल या 60 साल के लिए मिलता है। अच्छा। हाँ, तो मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद तक, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद भी अगले 50 या 60 साल तक भी कॉपीराइट रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अच्छा। फिर कोई दूसरा भी उसे छाप सकता है। तो सर कॉपीराइट क्या किन किन फील्ड्स में होता है? तो किताबों, साहित्य के क्षेत्र में, हाँ, और संगीत के क्षेत्र में? हाँ, संगीत के क्षेत्र में होगा, पेंटिंग आपके पास, तो साहित्यिक गतिविधियों के लिए जो व्यक्तियों को मिलता है नॉर्मली, वो सब कॉपीराइट में आता है। और अगर आपने कोई ऐसी चीज की खोज की, ये तो लिखने पढ़ने की बात हुई, आपने कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आया जिसका व्यावसायीकरण हो, कॉमर्शियलाइजेशन हो, और कॉमर्शियलाइजेशन के बाद कोई कंपनी को दिया जाए, वो आइडिया बेचा जाए और कंपनी फिर उसको बड़े लेवल पे बना के मार्केट में बेचे, तो यहाँ पर पेटेंट मिलेगा फिर। अच्छा, पेटेंट। जी, जैसे ये माइक बना, तो ये आइडिया आया, विचार आया, टेक्नोलॉजी थी, एक बनाया, अब इसको जिस वैज्ञानिक ने बनाया उसने किसी कंपनी को ये आइडिया बेचा, वैज्ञानिक ने या संस्था ने, कंपनी ने बड़े लेवल पे मार्केट में बेचा, तो उसको हम फिर पेटेंट की कैटेगरी में डालते हैं। दवा कंपनियां बहुत लंबी रिसर्च करती हैं और बहुत सारी दवाइयां बनाती हैं, तो उन्हें 20 साल के लिए नॉर्मली पेटेंट मिलता है। 20 साल तक उनके बनाने का और बेचने का अधिकार उन्हीं के पास होगा। 20 साल के बाद वो जनता में सर्वसुलभ हो जाएंगी, बाकी लोग भी फिर उसे बेच सकते हैं। ये माना जाता है कि ये एक लंबा पीरियड है और इस पीरियड में शायद वो जिसने पैसा लगाया शोध कार्यों में, उसका पैसा वसूल हो गया होगा और प्रॉफिट भी हो गया होगा, ये सोचा गया, तो ये पेटेंट है। ठीक हो गया। ऐसे ही तीसरी जो कैटेगरी आती है फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन। डिजाइन मतलब आप कोई भी चीज देखेंगे तो आप आज मार्केट में देखेंगे कि वो तो बहुत सारे डिजाइन में आते हैं। आपको एक बोतल ले लीजिए, कोई पानी पीने की बोतल, अब बिस्लरी ले लीजिए, तो दर्ज, हाँ बिल्कुल, वो डिजाइन है एक, जिसको आप दूर से पहचान जाते हैं कि अच्छा ये हाँ डिजाइन, वो डिजाइन है बिल्कुल, तो ये डिजाइन, बिस्लरी ऐसी, कोका कोला ऐसा है, ढेर सारे बोतलें होंगी, दवाइयों की शीशियां होंगी और हर एक का डिजाइन होगा। तो डिजाइन अपने आप में इंडस्ट्रियल डिजाइन में आता है। डिजाइन तो चोरियां डिजाइन की भी होंगी कई जगह, आप लोगो देखते होंगे कई जगह ना, ऐसे। फिर उसके बाद प्लांट वैरायटीज में भी ये सारी चीजें आती हैं। आप डीएनए लेवल तक हमारी रिसर्च चले गई है, तो हम डीएनए में माइनर बदलाव करके कितनी सारी चीजें करने लग गए हैं। पर आप ऐसे समझिए कि बचपन में आपने कद्दू कैसा देखा और आज कैसा है, पहले गोल था, आज तो लंबे वाले आ रहे हैं, और ये डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से बदलाव से हुआ होगा। तो यहाँ भी तो आपने खोजा ना कुछ, हाइब्रिड टमाटर, बीटी बैगन,
हाँ, उसमें तो अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हाँ। बीटी, ब्रिंजल है, हाँ। टोमेटो है, बहुत सारे प्लांट आने लग गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा फील्ड है जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई जिन पे हम आगे बात करेंगे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर फील्ड में ना जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनकी जो चिप है, आप उनको देखिएगा, आप ऐसे समझिए कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल आते थे, उनकी कैपेसिटी क्या थी, कितने नंबर स्टोर हो सकते थे, कितनी मेमोरी थी, और आज कितनी मेमोरी साइज है। कितना था? हाँ, साइज भी कंसाइज हो रहा है। बिल्कुल, साइज छोटा हो रहा है और पावर बढ़ रही है। तो इसका मतलब जो चिप है ना, जो मेमोरी चिप है, उसमें कुछ नया तो हो ही रहा होगा ना, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस बढ़ रही है। तो ये भी तो अपने आप में नई खोज होती होगी कि लगातार कुछ नया अपग्रेड हो रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये अपने आप में एक पूरा फील्ड है। ओके। तो इस तरह से एक है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, GI टैग। GI टैग। हाँ, ये बाद में लागू किए थे, 2003 के बाद आया। तो किसी जगह पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें किसी भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है। मतलब आप उसे अपने यहाँ भी उगाएंगे, उग तो जाएगा, वो शायद टेस्ट ना आए जो ओरिजिनल प्लेस में आता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, तो जो लोग चाय के एक्सपर्ट होते हैं वो लोग मानते हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, शायद मेरी समझ में ना आए कि दार्जिलिंग की चाय के टेस्ट ही अलग रहेंगे। तो ठीक है, तो दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग की खासियत है, तो उस एरिया को अब ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर वाला जो मिलेगा वो कम्युनिटी को मिलेगा, पूरे एक समुदाय को मिलेगा, व्यक्ति को नहीं, कंपनी को नहीं। तो एक उस एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पर है, और वहां की जो चाय होगी उसकी एक खासियत होगी, आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। नीलगिरी ही चाय भी है। अब तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी हाल में उत्तराखंड में कई जो GI टैग मिला है। आप मुंशियारी के राजमा कहेंगे तो जो शायद उसकी गुणवत्ता हो, उसका स्वाद हो, वो शायद हल्द्वानी में ना हो पाए। बिल्कुल। रामगढ़ का आड़ू है। हाँ, अल्मोड़ा की एक मिर्च भी हुई है, बाल मिठाई है जैसे, तो उसको अब जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई को GI टैग नहीं मिला है, मिलना चाहिए, लेकिन फिर मिलेगा तो दिक्कत यह है कि जितने लोग बाल मिठाई अल्मोड़ा डिफाइन करेंगे आप पहले बाउंड्री, और उसके अंदर जितने भी लोग मिठाई बनाएंगे उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। सबकी गुणवत्ता का एक ही स्तर होगा, व्यक्ति का नहीं, पूरे अल्मोड़ा की बाल मिठाई होगी, फिर दुनिया में वो कहीं भी बिके, उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड से नीचे कभी पाया गया जांच में, तो हैवी पेनल्टी पड़ेगी सब पे। तो गुणवत्ता बनाए रखनी है, खतरे भी हैं उसके। हाँ, गुणवत्ता बनाए रखनी लेकिन है, उपभोक्ता के लिहाज से सही है। हाँ, तो आपको गुणवत्ता बनाए रखनी पड़ेगी, जो वैसे तो अच्छा था। अब अल्मोड़ा की बाल मिठाई तो वैसे लोग तो पर्टिकुलर नाम लेके बोलते हैं भाई कि खीम सिंह मोहन सिंह की ही लाना। हाँ, फिर पूरे समुदाय के लिए होता, हाँ। व्यक्ति विशेष का फायदा नहीं होता। फिर पूरे समुदाय में जब डिफाइन करते आप, उस समुदाय के लोग बनाते, और सभी की गुणवत्ता एक जैसी होगी। फिर आप दार्जिलिंग में एक व्यक्ति को नहीं जानते, आप दार्जिलिंग की चाय कहते हैं ना, असम की चाय है, इन सबको मिला है। तो एक कैटेगरी फिर GI टैग वाली होगी। हाँ, तो इस तरह से हम उसको 6-7 कैटेगरीज में बांटते हैं। मतलब मोटे तौर पर बौद्धिक संपत्ति इस तरह से हम बांटते हैं। बिल्कुल। तो सर वही आपने बता दिया कि पेटेंट जरूरी क्यों है ना, कि आपकी चीजों को कोई और उसका श्रेय न ले जाए, कोई और उसके आर्थिक फायदे न ले जाए। तो अगर उसकी जरूरीयत पर हम बात करें कि क्यों जरूरी है पेटेंट करवाना। मैम, किसी ने अगर मेहनत की है, यहाँ पर नजरिए का अंतर है, दोनों तरह के नजरिए हैं। मैं बात करना चाहूंगा जोनास सार्क साहब की, JONAS, जोनास, SALK सार्क। अच्छा। जोनास सार्क ने 1955 में पोलियो की वैक्सीन बनाई। पोलियो जो बीमारी है वायरस से होती है, और ज्यादातर 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है, और जिसको भी करती है आपने देखा होगा उसकी जिंदगी बहुत कष्टप्रद हो जाती है पूरी जिंदगी भर के लिए। जोनास सार्क साहब को लगा कि वैक्सीन तो बन गई और इससे बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर पता नहीं क्या लगा, उन्होंने उसका पेटेंट लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसको ओपन किया सबके लिए। अब ओपन किया तो दुनिया भर के कंपनियों को, जो दवा कंपनियां हैं, सबको पता लगा, सबने प्रोडक्शन किया। अब यहाँ मोनोपोली खत्म, कई कंपटीटर आ गए। जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो उपभोक्ता के नजरिए से समझिए रेट कम होंगे क्योंकि मोनोपोली नहीं है, और
पेटेंट के लिए भी नहीं दिया गया कुछ पैसा, वो तो फ्री में उपलब्ध था वैक्सीन का। तो वो दुनिया भर में फैला और पोलियो अभियान जो पोलियो मुक्त भारत जो हम कर रहे हैं, हाँ, भारत भी और दुनिया भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक समुदाय ऐसे रहे, वैज्ञानिक समुदाय में, जिन्होंने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के काम किया, क्या बात है। मानव समाज के भले के लिए किया। मैं उसमें 2 लोगों का नाम नॉर्मली जब बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में, तो 2 लोगों का जानबूझ के बार बार लेता रहता हूँ। एक तो जोनास साल्क का नाम आपने अभी सुना, और दूसरा निकोला टेस्ला का नाम। आजकल टेस्ला के नाम पे इलॉन मस्क ने कंपनी बनाई है टेस्ला, और लोग उसको ज्यादा जानते हैं। निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन एक ही दौर के वैज्ञानिक रहे, और दोनों के जो प्रयोग और दोनों की मेहनत है वो अद्भुत है। एडिसन की मेहनत भी अपने आप में लाजवाब रही। आप लोग जानते होंगे एडिसन का संघर्ष, एडिसन ने बल्ब बनाया, 1882 में बल्ब बना। बिजली का आविष्कार पहले भी हो चुका था, लेकिन ये समझ नहीं आया कि बिजली से करना क्या है। जब बल्ब बना तो बिजली का एक उपयोग दुनिया को समझ में आया। अब होता क्या है कि बिजली 2 तरह की है मोटे तौर पर, एक एसी और एक डीसी। डीसी आप बैटरी टॉर्च के सेल से जो मिलती है वो डीसी है। अच्छा। वो एक ही दिशा में बहती है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और जो इस समय इस कमरे में भी लाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों दिशाओं में फ्लो होती है। अच्छा। ये तकनीकी चीज है, हम इस पे नहीं जाएंगे। टेस्ला एसी के पैरोकार थे और एडिसन डीसी के। अच्छा। टेस्ला ने एसी पे इतनी रिसर्च की, अगर वो चाहते तो ढेर सारे पेटेंट उनके नाम पर होते। डीसी पे बहुत सारे पेटेंट उनके पास थे, एडिसन के पास। टेस्ला को भी समझ में आ रहा था और एडिसन को भी कि अगर ये कंपनी और डीसी को अगर प्रमोट किया जाएगा तो एडिसन ने बहुत पैसा कमाना है, शायद वो अल्फ्रेड नोबेल से भी ज्यादा कमा लेते। टेस्ला ने एसी के लिए कहा और उसने कहीं भी पेटेंट नहीं लिया। और आप ये मानिए ना, केवल टेस्ला और एडिसन की बात नहीं है, आज पूरी दुनिया में बिजली एसी में ही अगर फ्लो हो रही है तो जेन्युइन बात कही होगी टेस्ला ने। और उसमें सारी दुनिया में बिजली आई, लोगों के घरों तक पहुंची। खुद मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में था तब बिजली मैंने बिजली में पढ़ना शुरू किया। अच्छा। वो पीला वाला बल्ब लगता था, सामान्य सा, और हमारे लिए वो भी एक बड़ी चीज थी। मतलब हमें उसमें भी इतनी खुशी होती थी। और तो जिन बच्चों को बिजली नहीं मिली होती है तब उनका दर्द समझिएगा। आज अगर विद्युतीकरण हो रहा है दुनिया में, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, या एशियन बहुत सारे गरीब देशों की जनता है, बिजली पहुंच पा रही है, तो टेस्ला का बड़ा योगदान है। टेस्ला ने नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये था कि ये नजरिए का अंतर है। आप पेटेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेते हैं तो भी बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आप इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने की होड़ में शामिल ना हो जाएं कि मानव कल्याण बिल्कुल ही साइड हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो दोनों पक्ष हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जनता इसको सीधे समझ पाएगी कि भाई सरकारों का भी इसमें सर फिर योगदान कुछ। हाँ, इसीलिए मानव कल्याण के लिए वो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसीलिए ना भारत में आज भी देखिए, जिस समय CSIR को स्थापित किया गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारत में एक विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इसके जो डायरेक्टर पहले जो भारत में ये पूरा ढांचा खड़ा किया है, उन पे डायरेक्टर साहब पे भी कभी बात करेंगे, भटनागर साहब पे। वो भी अपने आप में बात करने लायक लोग रहे हैं, जिनमें आज अब टॉपिक अलग है। तो CSIR तो भारत सरकार की फंडिंग है। इन लैब्स में हमारे सैकड़ों हजारों वैज्ञानिक काम करते हैं। और जब सरकारी लैब में आप काम करते हैं तो सरकारों से फंडिंग होती है। तो फिर ये होता है कि उसमें सरकारें स्टेक होल्डर होती हैं, तो आप मनमर्जी पैसा नहीं कमा पाते। ठीक है, आपको रिसर्च के लिए प्रमोट किया जाएगा, पेटेंट मिलेगा, ये रिकॉग्निशन है। पेटेंट आपकी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लेवल का रिकॉग्निशन है ना, आपके पास पेटेंट है, ये सम्मान की बात है। लेकिन जहाँ फाइनेंस की बात आती है, वो कोशिश होती है कि क्योंकि सरकारों से फंडिंग हुई है आपको पहले, तो इसको इतना ज्यादा महंगा भी ना बेचा जाए कि जो इससे दवा बने वो आम जनता तक, सब तक ना पहुंच पाए, ऐसा ना हो। क्या बात है।
तो ये और कोशिशें होती हैं। हाँ, हमारे यहाँ नॉर्मली जो ज्यादातर फंडिंग है वो गवर्नमेंट सेक्टर से रही है पहले से। अब वो कम होता जा रहा है, सरकार अपना शेयर कम करते जा रही है, कॉरपोरेट ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका में और यूरोपियन देशों में अधिकतर जगहों पर कॉरपोरेट का रोल ज्यादा है, अमेरिका में तो ज्यादा ही है, यूरोप में तो फिर भी सरकारें फिर भी करती हैं। तो वहाँ कॉरपोरेट तय करता है कि रिसर्च इन फील्ड्स में होगी, क्योंकि जो पैसा दे रहा है तय भी वही करेगा। तो वहाँ की कहानी थोड़ा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ अगर केस स्टडी सर आप बताना चाहें कि कौन कौन से विवाद हुए हैं जो बहुत ही लोकप्रिय रहे। मैम, जैसे ना एक केस था नोवार्टिस का। नोवार्टिस एक दवा बनाने वाली कंपनी है। तो 2013 के आसपास नोवार्टिस का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक केस था। नोवार्टिस को पेटेंट मिला था दवा के लिए 20 साल के लिए। तो ऑब्वियस है कंपनी की मोनोपोली है उसमें, और उसने दवाइयाँ अपने हिसाब से बेची हैं और प्रॉफिट भी कमाया। दवा कंपनियों पे नॉर्मली एक आरोप लगता रहता है, ये नोवार्टिस ही नहीं है, बाकी भी हैं। फाइजर है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, दुनिया की, भारत में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सिप्ला है, कैडिला है, डॉक्टर रेड्डीज हैं, और बाकियों पे भी। कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि 20 साल का पेटेंट हो तो 18-19 साल के बाद दवा में थोड़ा माइनर चेंज करते हैं, और ये कहा जाता है कि ये नया हमने खोज की है, अब क्योंकि नया खोज है तो फिर 20 साल के लिए हमें पेटेंट मिलना चाहिए ताकि ये मोनोपोली जारी रहे। अगर वाकई पिछले प्रोडक्ट के मुकाबले कुछ सिग्निफिकेंट तौर पर आपने नया बदलाव किया है तो जस्टिफाइड लगता है। लेकिन कई बार उतनी महत्वपूर्ण रिसर्च होती नहीं, हो नाम मात्र का बदलाव होता है अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए। शायद किसी ने इसी बात पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर किया था, और 2013 में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने नोवार्टिस से कहा कि अब आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। पेटेंट ऑफिस ने रद्द किया था उनका पेटेंट। उन्होंने कहा हाँ ये सही है, क्योंकि आपका जो पिछली दवा जो आपने बनाई उसमें और इसमें कोई जो अंतर हो उससे बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं जिसको रिसर्च कहा जाए, कुछ नया काम कहा जाए। तो ये एक इस तरह के जो केसेज आते हैं, ऐसे कई कंपनियों के साथ हुए। मैं आपको कुछ और केसेज बताऊंगा। देखिए, हमारे घरों में हम बचपन से जानते हैं, और हमारी पुरानी पीढ़ियां भी ये यूज करते हुए आ रही हैं कि रात को अगर कभी आपको चोट लगे हल्की फुल्की तो दूध में हल्दी डाल के पी लीजिए। हमारी दादियां, माएँ, नानी या उनसे पहले की महिलाएं ये नहीं जानती एग्जैक्टली कि हल्दी में वो कौन सा केमिकल है जिससे आपकी चोट सही हो रही है। लेकिन ये कम्युनिटी नॉलेज का हिस्सा है कि समाज इस बात को जानता है। नीम के फायदे हमारा पूरा समाज जानता है। अच्छा, हम तो फिर भी ग्रामीण लेवल पे उस स्तर पे अब जानकारियां नहीं रखते, लेकिन जो हमारे आदिवासी समाज है ना, वो हमारे मुकाबले कम्युनिटी नॉलेज में बहुत रिच है। मतलब उनके पास बहुत सारा ज्ञान है समाज के पास, हमारे पास नहीं है उतना। तो किया 90 के दशक में अमेरिकन कंपनी ने हल्दी में एक पर्टिकुलर केमिकल खोजा, जो भी होगा, और कहा कि हमने ये केमिकल खोजा है नया जिससे आपकी इंटरनल हीलिंग होती है, आप अंदर से। तो इस पे पेटेंट ले लिया। पेटेंट का मतलब है अब क्योंकि पेटेंट उनके पास है तो लीगली अब आप उनकी अनुमति के बिना हल्दी का ऐसे उपयोग नहीं कर सकते। आप करेंगे तो उन्हें पता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन लीगली नहीं कर सकते। अब आप समझिए, ये जब कम्युनिटी में पूरी ये नॉलेज फैली है सदियों से, जब तो ये ओपन है ना, मतलब इसको पेटेंट कैसे किया जा सकता है। यही काम उन्हें नीम के साथ भी किया। ऐसी एक अमेरिकन कंपनी राइस्टेट ने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान में मैम दुनिया की सबसे बेहतर किस्म की बासमती पैदा होती है, ये सभी लोग जानते हैं। बल्कि हमारी बासमती की गुणवत्ता खराब हो गई है। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने खादों पे और पेस्टिसाइड पे इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है कि हमारे जो भोजन की गुणवत्ता है वो खराब हुई है। हमारे मुकाबले अभी पाकिस्तान की गुणवत्ता हमसे बेहतर है बासमती में। बासमती के जो डीएनए था उसमें माइनर बदलाव किए, माइनर सा डीएनए में, और 2 नई वैरायटी निकाली, एक बासमती और एक टेक्समती। अच्छा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे साहब हम बासमती निकाल रहे हैं, अमेरिका वाले कर रहे हैं सब।
ये सारी चीजें, क्योंकि बासमती भी कम्युनिटी के बीच नॉलेज है, नीम है, हल्दी है। अब इनके लिए WTO एक संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार को संचालित करती है, ये 1995 के बाद, 1 जनवरी 1995 के बाद विश्व व्यापार को संचालित करने वाली संस्था है। उससे पहले गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड। तो ये WTO का एक पार्ट है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम से क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन। ये केस भारत और पाकिस्तान ने बासमती का लड़ा, जो बासमती वाले राइस में था। और भारत में CSIR के तब के डायरेक्टर थे प्रोफेसर रघुनाथ अनंत मासेलकर। आर्य मासेलकर साहब के बारे में मैं इसलिए भी आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आधुनिक दौर में जिन लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत मैं करता हूँ, जैसे TN सेशन साहब रहे, E श्रीधरन रहे, अलग अलग फील्ड में, रघुनाथ अनंत मासेलकर रहे, APJ अब्दुल कलाम रहे, मतलब आप समझ रहे होंगे, ये हर एक ने अपने फील्ड में बहुत काम किया, और ऐसे और भी कई लोग और लेमैन स्तर से निकल के आए। हाँ, इसमें सबसे शानदार बात यह है कि जो सम्मान की बात भी है, आर्य मासेलकर साहब की जो माता जी थी ना, वो बहुत गरीब परिवार से थे। वो दूसरे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। मासेलकर ने अपनी माँ को वो करते हुए देखा। मासेलकर वहां से आए हैं और CSIR के डायरेक्टर रहे, और न केवल डायरेक्टर रहे, लगभग 1 दशक तक डायरेक्टर रहे। नॉर्मली डायरेक्टर तक आते आते आदमी 6 महीना, 1 साल, 2 साल से ज्यादा नहीं टिकता। मासेलकर ने ये लंबी लड़ाइयां लड़ी, जीती CSIR ने, और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐसे हमले तो हम पर लगातार होते रहेंगे, हम कितनी बार लड़ेंगे और शायद हर बार ना जीत पाए। तो क्यों ना हम हमारा जो ज्ञान है, कम्युनिटी नॉलेज है, उसको हम डॉक्यूमेंटेड कर लें। डॉक्यूमेंटेड अगर है ना कहीं, वो ज्ञान अगर कहीं डॉक्यूमेंटेड है तो वो प्रूफ है कि वो ऑलरेडी है। फिर उस पर पेटेंट नहीं मिल पाएगा, उसका सबूत है कि वो तो क्यों ना एक संस्था ही खड़ी करें। तो हमने निस्टेयर एक संस्था दिल्ली में खड़ी की और डॉक्यूमेंटेशन का काम तेजी से बढ़ाया। अच्छा। अब तो आज भारत में जो कम्युनिटी ज्ञान है, नॉलेज है, वो काफी हद तक, ये हमले अब काफी कम हो गए, नाम मात्र के। अरे बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़ी। तो नीम और हल्दी का पेटेंट फिर कैंसिल किया, बिल्कुल। भारत के नाम अभी है कैंसिल हुआ नहीं, किसी के नाम नहीं, वो तो समाज का है ना। व्यक्ति या संस्था को क्यों मिलेगा, वो तो समाज का है। समाज व्यक्ति से बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई चंद एक ग्रुप उसकी पेटेंट क्यों करवाएगा, क्यों कैसे करवा सकता है, वो व्यावसायिक हितों के लिए। जबकि समाज में जो ज्ञान उपलब्ध होता है, आपने बचपन से देखा होगा, वो सभी के लिए है, निःशुल्क है। उसके लिए कभी भाव ही नहीं आया कि इसको पेटेंट किया जाए। तो हमने सोचा, तब से मासेलकर साहब के प्रयासों के बाद बाकी लोगों ने भी उसमें बड़ा काम किया होगा, मेरी जानकारी सीमित है, भाई इतना मालूम है कि तब से फिर हमने कम्युनिटी नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने का काम बहुत तेजी से किया है। आज हमारे कम्युनिटी का जो ज्ञान है काफी हद तक, पूरा तो नहीं कहूंगा, काफी हद तक डॉक्यूमेंटेड है। क्या बात है। तो इसीलिए मासेलकर सर को हम याद करते हैं। मुझे लग रहा है ऐसे पात्रों को सर कितना याद करने की जरूरत है ना मैम। इसीलिए हम हर साल 26 अप्रैल को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाते हैं। इसमें वो इनकी याद में मनाते हैं? नहीं, अच्छा। वो पहले से ही मनाते हैं, मुझे वजह उतना नहीं मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम इसकी वजह से फिर ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर WTO ये लड़ाई हमने मिलकर लड़ी, क्योंकि दोनों के किसान थे। कहीं तो साथ थे। हाँ, नहीं। दूसरा मैम, यहाँ हमारे यहाँ भी एक केस हुआ है कुछ साल पहले, नाम लेना उचित नहीं रहेगा। हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब थे और उनके स्टूडेंट ने एक पेपर पब्लिश किया, रिसर्च स्टूडेंट था। तो पेपर पब्लिश हुआ, नॉर्मली जब वो इंदर आर्या के गाने जैसा ही हुआ कि शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो उस रिसर्च पेपर पे भी नहीं दिया, और इत्तेफाक से उसको अब्दुल सलाम अवार्ड मिल गया उस पेपर को। ICTP है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, वहां से उस पेपर को अवार्ड मिला। पेपर को अवार्ड मिलने की वजह से पेपर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है। पेपर मिलने की अवार्ड मिलने की वजह से पेपर चर्चा में आया। तो ब्रिटेन में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने भी देखा, वो लोग नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और तब देखा गया कि ये तो कॉपी पेस्ट है काफी हिस्सा उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं का। तो उन्होंने उस समय के भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह,
अब दोनों लोग बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति रहे, दोनों जानते थे कि वॉयलेशन इस तरह का क्या होता है, इसको हम प्लेजियरिज्म कहते हैं। क्योंकि अब्दुल कलाम साहब की एजुकेशन या वो सब जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी थे, तो उन्होंने इस पे सख्त एक्शन लिया, वाइस चांसलर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला और लोग सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपने गलती से भी कोई ऐसी चीज दूसरे से छाप ली जो इनवैलिड है, कल को बड़े लेवल पे पहुंचते आपको प्रसिद्धि मिली, तो आप समझिए एकेडमिकली आप चौपट हो जाएंगे। तो हम बच्चों से कहता भी हूं मैं कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। और अच्छा, इसमें मजेदार स्थिति है कि बच्चों की गलती भी नहीं है मैम। आप एक बात बताइए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में टॉपर जो है क्लास में, छोटा बच्चा है, हम सबसे अच्छा बच्चा उसे मानते हैं जो जैसा मैम या सर ने लिखाया वैसा कॉपी में लिखते। बल्कि डांट भी खाए, अगर कोई बच्चा अपने मन से कई बार कुछ बता देता है, तो कई वीडियो हमने देखे ऐसे वायरल जो हुए थे, बिल्कुल हुए हैं, तो मैम लोग डांटते थे कि भाई जो हमने लिखा रखा है उसको आप तो जब जो लिखा है वही कॉपी करना है, और पीएचडी में आप कह रहे हैं कि जो लिखा है कॉपी नहीं करना है। अब 16 साल के बाद एग्जैक्टली आप इनोवेटिव मत हो, नहीं इनोवेटिव हो जाओ कह रहे हैं उससे। 16 साल तक आपने उसके अंदर का इनोवेशन जो हो सकता था उस पौधे को पूरी तरह कुचल डाला। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है जो आपने उठाया है। हाँ, पूरा कुचल डाला, नीचे से आप कुचल देते हैं। बचपन से किसी को भी इनोवेटिव होने की अनुमति हमारी व्यवस्था में तो नहीं देखी मैंने। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, और आप अचानक लास्ट में कहते हैं अब आप इनोवेटिव हो जाओ, किसी और का आपको कॉपी नहीं करना है। आज तक तो कॉपी करने वाला ही टॉपर था, जो जितना अच्छा कॉपी करता वो टॉपर है। अचानक आपको याद आया कि नहीं अब कॉपी वॉपी नहीं करना है यहाँ से आगे। क्या ये संभव है? तो हमारे श्रोता दर्शक जो हमें देख रहे हैं, तो कितनी विरोधाभासी बात है। अगर आप गहराई से इस बात को समझ रहे होंगे तो जरूरत है कि जो जिस नवाचार की हम बात कर रहे हैं उसे बचपन से बच्चों को सिखाया जाए। आप उसको विषय समझा दीजिए, उसको वो अपनी जिस भाषा में एक्सप्लेन करे वो उसकी मर्जी। बिल्कुल। और जैसी शब्दों में वो कॉपी में लिख पाए, भाव होना चाहिए, शब्दों का चयन का स्तर तो अपना होना चाहिए ना, ये आजादी मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा लूप फॉल एक तरह से कहें। हालांकि अब नई शिक्षा नीति में तमाम चीजों में जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है, उसमें इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये तो पढ़ाने वाले तो हम ही लोग हैं ना, पढ़ाने वालों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो हम जो जिस शोध चोरी की बात कर रहे हैं, वो एकाएक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो फीलिंग हमारे अंदर नहीं आएगी, वो बचपन से ही हमारे अंदर डालनी पड़ेगी। तो सर बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आपके पास तो इतना जखीरा है ज्ञान का कि एक एक विषय पर आप कितना बोल दें। तो लिमिटेशंस हैं थोड़ा सा, दर्शक पता नहीं इतना लंबा हमें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके हालांकि बहुत फिक्स श्रोता हैं जो आपको सुनते हैं। तो कोई और बात आप बताना चाहेंगे? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा खतरा हमारे सामने उभर कर आया है, तो हमारी जो नवाचार हैं क्या वो सुरक्षित आप रह पाएंगे इसके आने के बाद? मैम, ये एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारी सारी धारणाएं, परिभाषाएं आईपीआर से रिलेटेड, मुझे लगता है अगले 10 सालों में सारी ध्वस्त होंगी या दोबारा बनानी पड़ेंगी। और हम ना अपनी बाजियां अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। अब रीजनरेटिव जिस समय मशीन्स हो रही है, रोबोट हो चुके हैं, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोल रहे हैं। आज आप देखिए कि आपका वॉइस सैंपल लेकर लता मंगेशकर से बेहतर आपको गवाया जा सकता है। आप पेंटिंग बनाइए, आप हो सकता है बहुत अच्छी पेंटर हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सैंपल को देख के आपसे कई गुना बेहतर पेंटिंग बना देगी। चाहे पेंटिंग हो, आपको स्टोरी लिखनी है ना, तो आप उसमें डालिए कुछ कीवर्ड डालिए, अभी स्टोरी देखिए तैयार। तो जब ओरिजिनल से ज्यादा बेहतर डुप्लीकेट हो जाए, मतलब जो होने जा रहा है, बिल्कुल। और तो मेरे समझ नहीं आता कि फिर हम आईपीआर को कैसे प्रिजर्व कर पाएंगे, या बौद्धिक संपत्ति की बात जब हम कर रहे हैं अब, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हाल ही में इस पे कई बार बातचीत हो भी रही है। सरकारें अभी तक इसमें गाइडलाइन बना नहीं पाई है। आईपीआर हम कितना यूज करें और कितना रोक पाए, तकनीक को तो हम नहीं रोक पाएंगे शायद। तकनीक जब भी आई शायद ही कोई रोक पाया हो। तकनीक का जो इंटेंशन है, भाई न्यूक्लियर एनर्जी से आप दुनिया के हर व्यक्ति के घर में बिजली पहुंचा सकते हो, और न्यूक्लियर बम बना के उसी को दूसरा रूप आप हर घर को उजाड़ भी सकते हो। ये आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी का करना क्या है। चाकू टेक्नोलॉजी है, लेकिन
जब बना होगा पहली बार तो टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन चाकू से काटना क्या है ये तो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो टेक्नोलॉजी तो एआई भी है, अब उस टेक्नोलॉजी का करना क्या है ये मनुष्य के विवेक पे डिपेंड करता है। तो अभी इस पर प्रॉपर गाइडलाइंस बननी चाहिए और ताकि उसका आएंगी सही इस्तेमाल गाइडलाइन हो जी। और सबके लिए क्या खुला इसे होना चाहिए फिर या नहीं मैम, मेरा अपना मानना है तकनीक उसी जैसे को मुझे मिलना। अपने रेडियो के लिए कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था, तो मैंने कुछ एआई का कुछ था वो देखा, किसी ने मुझे बताया, तो मैंने डाला तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी धुनें आ गई जिनको हम नहीं बैकग्राउंड में लगा सक रहे हैं। वो ठीक है, वो कुछ सदुपयोग है ना। पोस्टर, जैसे हमें कुछ अपने मॉर्निंग शो के लिए पोस्टर चाहिए थे, तो मैंने उसमें डाला मॉर्निंग शो रेडियो इन हिमालय ऐसा कुछ, तो वो एक अच्छा सा पोस्टर निकल के आ गया। तो नहीं तकनीक हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ ना, तकनीक इंटेंशन पे डिपेंड करता है ना, इंटेंशन क्या है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप कल को ऐसी मशीनें या ऐसे व्यक्ति बना सकते हैं। अब तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आप डीएनए में, मनुष्य के डीएनए में इतने बदलाव कर सकते हैं कि ऐसे मनुष्य डेवलप कर सकते हैं भविष्य में जो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा तो ना सोच पाए, शारीरिक तौर पर फिट हों, आपकी हमेशा सेवा करें, गुलामी को एक नए दौर में ले जा पाए। आप सोचिए तो सही, टेक्नोलॉजी आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है। उसके अपने खतरे हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा ये मानव विवेक पर निर्भर करता है कि चीजें कैसे उपयोग करें और सरकारों को नियंत्रित करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कुछ और संदेश हो या बात को हम लोग समाप्त करते हैं इस पर, और हम अन्य सीरीज के साथ भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, भविष्य में कभी फिर बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर, आप आए हैं स्टूडियो में। अभी आपको ठीक। अपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना है, आपके स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि आपकी वजह से मुझे लग रहा है कि कई सारे बच्चे तो इनरोल हुए हैं नए, जो आपके एडमिशन बढ़े हैं मैथमेटिक्स में। दर्शकों श्रोताओं, आपको बता दें कि सर द्वाराहाट में रहे हैं बहुत अरसे तक, पिछले 16-17 साल सर आपने द्वाराहाट में बिताए हैं। तो अभी एमपीपीजी में अभी आपको मुश्किल 2 साल अभी नहीं हुए हैं, 2 साल अभी नहीं हुए हैं, तो 1.5 साल। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी वार्ताएं रेडियो में लगातार आप साइंस से जुड़ी हुई बहुत अच्छी वार्ताएं भी लगातार सुनेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो इसी के साथ सिजवाली जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।